हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशो सिंपलीफिकेशन। मैंने कल आपको बताया था कि अगली क्लास में हम रेशो सिंपलीफिकेशन और रेशो मर्ज करना सीखेंगे। तो हम रेशो सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ बोर्ड पे 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये पूरा आपको कंप्लीट समझा देगा कि रेशो जब आपको दिए हुए होते हैं तो उन्हें सिंपल किस प्रकार से किया जाता है, उनका सरलीकरण कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, 2:3 अनुपात 5:2 अनुपात 19/12। आपको इस अनुपात को सरल करना है। तो दोस्तों मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अनुपातों को सरल करने के लिए यदि वो भिन्न के रूप में दिए गए हैं तो हमें सबसे पहले हरों का लसाअ लेना होता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3,2,12 का जब आप लसाअ लेंगे तो लसाअ 3, 2, 12 का आपके पास आता है 12। आप ये जानते होंगे कि लसाअ किस प्रकार से निकाला जाता है। इसको हम जब लसाअ पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो 3, 2, 12 का लसाअ 12 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, इन अनुपातों को आपको 12 से गुणा करना है। तो जब आप 2/3 को 12 से गुणा करेंगे, 5/2 को 12 से गुणा करेंगे तथा 19/12 को 12 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास अनुपात सरल होकर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 से 12 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8 अनुपात ये 6 बार कटेगा, 8 अनुपात 30 अनुपात 19। ये आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। 8 अनुपात 30 अनुपात 19 पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ मैंने इन्हें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है। तो इनको हल करते हैं। 5 एकम 5, 5 और 4 9/5, 9/5 अनुपात 2 दूनी 4 और 1 5/2 अनुपात 10 तिया 30 और 1 31/10। जब आप 5 का 2 का और 10 का लसाअ लेंगे तो लसाअ आपको 10 प्राप्त होगा। 10 से जब आप तीनों अनुपातों को गुणा करेंगे, तीनों भिन्नों को गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए 9/5 को 10 से गुणा करने पर 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18 आपके पास बचेगा। जब आप 5/2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 10 को 5 बार कटेगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आपको प्राप्त होगा। 31/10 को जब आप 10 से गुणा करेंगे तो आपको 31 प्राप्त होगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। 18 अनुपात 25 अनुपात 31। यहाँ आपने मिश्रित भिन्न में आपको अनुपात दिया गया था, उसको सरल करके लिख लिया है। आपको 18 अनुपात 25 अनुपात 31 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक मिश्रित भिन्न लिए तथा एक दशमलव भिन्न लिया है। इसको सिंपल है, हल कर लीजिए। इसको 15/10 लिख लीजिए अनुपात, इसको आप 2 दूनी 4 1 5/2 लिख लीजिए। 5/2 और 15/10 आप इनका एलसीएम लीजिए। 10 का और 2 का एलसीएम इसका 10 आएगा। 15/10 गुणा 10 अनुपात 5/2 गुणा 10। आप हल करेंगे तो 10 से 10 कटेगा, 15 अनुपात 25। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर ही इसको हल करके लिख लेते 15/10 को 5 से काटकर 3/2 तो आपको यहाँ हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिए, आगे से हम हल करेंगे तो ये 5 से वापस कट रहा है, 5 तिया 15 5 आम 25। यह इसका सरलतम रूप हो गया। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम लिखने में आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों का कॉन्सेप्ट पता होने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग रेशो पढ़ रहे हैं वो उनको पता होगा कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है और शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको मैंने दिया है a अनुपात b बराबर 1.4। सिंपल है दोस्तों, आपको लिखा हुआ है 1.4 को मैं लिख सकता हूं 14/10। सिंपल आंसर आ गया आपका। इसको आप लिख सकते हैं 14:10। आप इसे हल करेंगे आगे तो ये 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी a अनुपात b की वैल्यू आपको 7:5 प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यहां मैंने एक दूसरी वैल्यू भी 1.4 बार दी हुई है। वो क्या बताना चाह रही है आपको कि जब आप a अनुपात b बराबर 1.4 बार लिखते हैं उसका मतलब होता है 1.4 बार का मतलब है बार हटाते हैं। तो आप उसको सिंपल हटाना जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जब हम पढ़ेंगे आप ध्यान दीजिएगा। 14 - 1/9 13/9। यहां पर आपको सेकंड केस में a अनुपात b का मान प्राप्त होगा 13:9। ध्यान दीजिए, यहां हमें 7:5 प्राप्त हुआ था और यहां हमें 13:9 प्राप्त हुआ है। ये अंतर इस बार की वजह से आया है।
आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। ऐसा कब करते हैं हम, आपको डेटा के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी होती है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और लिया है मैंने, ध्यान से समझिए। यहाँ a अनुपात b यहाँ a अनुपात b आपको दिया गया है 2.88। इसको आप चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं 288 बटा 100। आगे से 4 से आप काट भी सकते हैं, 4 से ये काटने पर 72 बटा 25 आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले केस में a अनुपात b की वैल्यू आपके पास 72 अनुपात 25 आ चुकी है। लेकिन सेकंड केस में आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ डॉट डॉट लगा रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.8 पर 12। अब 12 आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 28 माइनस 2 बटा 9 आपको यहाँ प्राप्त होगा 26 बटा 9। दोस्तों ध्यान दीजिए, a अनुपात b की इस केस में वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी वो होगी 26 अनुपात 9। आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर a और b का योग जो होगा या a और b में जो संबंध होगा वो इस डेटा पर डिपेंड होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू लेनी होगी। आप इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रेशो को मर्ज किस प्रकार से करते हैं, आप इसे देखिए। हाँ तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। रेशो मर्जर में हम सीखेंगे कि अनुपातों में संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे मैंने 5 टाइप लिखे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये टाइप्स हैं, इन पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। सबसे पहले आप वो देखिए, आपको कोई भी दो रेशो दे देगा, अनुपात दे देगा, उसके बाद आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा सिंपली कि बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या है। आपसे एक बीजगणितीय संबंध दे देगा, एक बीजगणितीय संबंध आपको बता देगा, तथा दूसरे में आपसे पूछ लेगा कि दूसरा बीजगणितीय संबंध का मान क्या होगा। आपको एक बीजगणितीय संबंध देकर दूसरे की वैल्यू वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक तीसरा केस जो इसमें बनता है वो ये है कि आपको अनुपात के फॉर्मेट में बीजगणितीय संबंध की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे सवाल आ सकता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट आप सबसे पहले देखिए कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप है कि दो सिंपल रेशो आपको दे दे, उनमें एक पद कॉमन हो। जैसे एग्जांपल हम लिखें a अनुपात b और b अनुपात c। दोस्तों यहां देखिए कि b यहां पर कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब मैं a अनुपात b ले लेता हूं 2 अनुपात 3 और b अनुपात c मैंने ले लिया 4 अनुपात 5। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a अनुपात b अनुपात c की क्या वैल्यू होगी। आपसे पूछा जा रहा है 2a प्लस 3b बराबर, अगर 6 है 6 हटा देते हैं, अब लिख लेते हैं 2a प्लस 3b बराबर 16 है। तो आपको बताना है कि 2a माइनस 14 कर लेते हैं, 14b की क्या वैल्यू होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इसको हल करते हैं। पहला आप देखिए a अनुपात b, b अनुपात c की वैल्यू आपको दी हुई है। b आपका कॉमन है, यहाँ b की वैल्यू 3 है और यहाँ b की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमको इन वैल्यू को सेम बनाना होगा। तो ये 3 है, ये 4 है। इस पूरे अनुपात को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस पूरे अनुपात को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, तो 3 चौको 12 और 3 पंजे 15। दोस्तों आप देखिए a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। a का मान है 8, b का मान है, दोनों जगह सेम है 12, अनुपात c की वैल्यू है 15। आपको पूछा गया है कि 2a प्लस 3b बराबर 16 है, तो 2a माइनस 14b की वैल्यू क्या होगी। आप यहां ध्यान से समझिए, यहां से मैं कह सकता हूं कि a का मान हो जाएगा 8x, b का मान हो जाएगा 12x और c का मान हो जाएगा 15x। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप कल की वीडियो देख लीजिए पार्ट फर्स्ट, वहां मैंने आपको बताया है कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों a और b की वैल्यू मेरे पास 8x और 12x है। इस समीकरण में धर दीजिए 2 गुणा 8x प्लस 3 गुणा 12x, ये वैल्यू आपकी 16 के बराबर है। तो यहां से 16x प्लस 36x बराबर 16 आ गया। 52x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ गया। x बराबर आप यहां से लिख सकते हैं 16 बटे 52। आप इसे 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 13 चौको 52। x की वैल्यू आपके पास आ गई है
4/13। यहां धर दीजिए, a का मान आ जाएगा 8 गुणा 4/13। यहां धरेंगे तो b का मान आ जाएगा 12 गुणा 4/13। आपके पास a और b की ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है। यहां इस संबंध में, इस सवाल में आपको ध्यान देने की जरूरत थी। आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया था, अनुपात देकर अनुपात पूछा गया था, हमने सिंपली उसको कैलकुलेट कर लिया, ओवेनिस्ट वैल्यू थी उसको कॉमन बना लिया, उसकी सेम वैल्यू बना ली, दोनों को आपस में गुणा करके। सेकंड आपको जो दिया गया था, एक बीजगणितीय संबंध दिया हुआ था, आपसे एक अन्य बीजगणितीय संबंध की वैल्यू पूछी गई थी कि इसका क्या मान होगा। हमने यहां से अनुपात की मदद से a अनुपात b अनुपात c जो हमें दिया गया था उसको हमने इस समीकरण में रखा। यहां से हमें x का मान मिला, x का मान से हमने a और b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करी। उसके बाद हमारे पास a आ गया, b आ गया, c की जरूरत होती तो c भी निकाल सकते हैं। इसको आप यहां पुट करेंगे और आप 2a माइनस 14b की ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड टाइप पर बढ़ते हैं, जहां आपको एक सिंपल रेशो दिया गया होगा और एक कॉम्प्लेक्स रेशो दिया गया होगा। कॉम्प्लेक्स रेशो से मतलब मेरा है कि आपके पास एक से अधिक पद होंगे अन्य रेशो में। जैसे यहां b अनुपात c की जगह मैं आपको बता दूं b बटा a प्लस c, ये मैंने आपको दे दिया। इसकी वैल्यू है 5/11 कर लेते हैं। और ये a अनुपात b आपको दे रखा है कितना, 2/3 या 2/3। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए। दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछ लेगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, एक बीजगणितीय संबंध देके दूसरे बीजगणितीय संबंध का मान पूछ लेगा। एक अन्य क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको अंश में भी बीजगणितीय संबंध होगा, हर में भी बीजगणितीय संबंध होगा, आपसे उस संबंध में अनुपात की वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो इसको हल करते हैं। यहां हमें कुछ नहीं करना, यहां एज इट इज मानकर चलते हैं कि ये 2 और 3 जो है इसको यहां पुट कर देते हैं। a का मान 2 और b का मान हम 3 ले लेते हैं। मैंने कल आपको समझाया था, हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम चाहें हमारी जरूरत के अनुसार उसको कर सकते हैं। तो a बराबर 2 रखूं और b बराबर 3 रखूं तो क्या मिलता है देखते हैं। 3/2 प्लस c बराबर 5/11। हल करेंगे तो 33 बराबर 10 प्लस 5c, 5 दूनी 10 और 5c आएगा यहां से। 23 बराबर 5c, c का मान आपके पास आ गया 23/5। दोस्तों ध्यान दीजिए, a अनुपात b अनुपात c आप कैलकुलेट कर चुके हैं। a का मान था 2, b का मान था 3 और c का मान था 23/5। आप चाहें तो इसे आगे सरल कर सकते हैं, अनुपातों का सरलीकरण हम सीख चुके हैं। हल कर देता हूं मैं इसे आगे। 5 दूनी 10, 5 3 15 और यह अनुपात 23। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैंने डायरेक्ट 2 और 3 क्यों पुट कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ 3x और 2x भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपके पास c की जो वैल्यू आएगी वो x की टर्म में आ जाएगी। x की टर्म में c की वैल्यू आई है, आपके पास वो x की टर्म में वैल्यू आ गई। b की वैल्यू आपके पास 3x रखी थी आपने, a की वैल्यू आपने 2x रखी थी। x सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको अंत में a अनुपात b अनुपात c का जो अनुपात है वो यही प्राप्त होगा। आप ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन सेम टाइप, बस आपसे पूछेगा क्या वो आपको ध्यान में रखना है। a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया, कोई बीजगणितीय संबंध देकर आपसे अन्य बीजगणितीय संबंध का मान पूछ लेगा और यह अनुपात में बीजगणितीय संबंध हो सकते हैं। थर्ड टाइप देखते हैं जिसमें आपको दोनों ही कॉम्प्लेक्स रेशो दिए गए हैं और सभी चरों का गुणांक 1 है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन अपना है, मैं 1 मिनट लिख देता हूं। a बटा b प्लस c बराबर आपका है 2/7 और c बटा a प्लस b आपकी वैल्यू है 5/3। आपको यहां कैलकुलेट करना है कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे। आपको दे रखा है a बटा b प्लस c का मान कितना है 2/7 और c बटा a प्लस b का मान कितना है 5/3। आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए, यहां हम कह सकते हैं कि a बटा b प्लस c बराबर 2/7 है। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो इन दोनों अंश में हर का योग 9 बना है
और यहाँ पे इन दोनों अंश में हर का योग 8 बना है। दोस्तों मैंने आपको सवाल में टाइप में एक चीज बताई है कि सभी चरों का गुणांक 1 है। सभी जैसे यहाँ a b c चर है तो इनके गुणांक 1 1 है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये योग 8 आया, ये योग 9 आया। अब मैं इनको सेम बना रहा हूँ। सेम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज, आप ध्यान दीजिएगा, a बटा b प्लस c, मैं इन दोनों अंश में हर को 8 से गुणा कर रहा हूँ, तो 8 दूनी 16 और 8 सातु 56। ऐसे ही इधर c बटा a प्लस b जब हम लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहां मैं इस योगफल से इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, तो 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से आप गौर करेंगे तो इन दोनों का योगफल जो है वो 62 हो गया है, सॉरी 72 हो गया है, और इन दोनों का योगफल भी 72 हो गया। हमने यहाँ पे योगफल समान बना लिया है, क्योंकि हमें a बटा b प्लस सी था और c बटा a प्लस b था। गौर से देखिए, a प्लस b प्लस c आपका 72 के बराबर हो गया, और यहाँ भी c प्लस a प्लस b यानी a प्लस b प्लस c का मान 72 के बराबर हो गया है। आप यहां से कह सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे तो a का मान आप यहाँ 16 रख दीजिए, c का मान आप 45 रख दीजिए, और b का मान आप 72 में से घटाकर आराम से निकाल सकते हैं, वो 11 आ जाएगा। 45 और 16 आपका 61 के बराबर हो जाएगा, और b को 11 होना ही पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि a प्लस b प्लस c आपका 72 हो गया। ऐसा करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास a बटा b प्लस c और c बटा a प्लस b, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे गुणांक 1 है। अगर गुणांक 1 नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इक्वेशन बनाकर हल करते हैं, वो आगे टाइप्स में आएगा, छठा या सातवां टाइप होगा, उसको अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। अगले टाइप में आपको दिया हुआ है कि a बटा b, b बटा c, c बटा d और d बटा e ये कुछ वैल्यू के बराबर है, और वो वैल्यू सेम है। दोस्तों ध्यान दीजिए, a b b c c d d e एक कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन सतत अनुपात चल रहा है। कल हमने इसे पढ़ा था। आगे देखिए आप, मैं इसको कंटिन्यू करूं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक कंटिन्यूटी देखनी है। तो जैसे मैं लिखूं a बटा b, b बटा c बराबर c बटा d बराबर, सॉरी, ये वैल्यू आपकी 1 बटा 2 के बराबर है। तो आपको ज्ञात करना है, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें सिंपल सा आपको कल की क्लास याद होनी चाहिए, मैंने आपको समझाया था सतत अनुपात क्या होता है। अब गौर से इन दोनों अनुपातों को देखिए, a बटा b बराबर b बटा c। यहां हम कह सकते हैं कि a b c समानुपात में है। अगर ये समानुपात में है, बीच वाले पर 2 बार है, तो ये हम कह सकते हैं सतत अनुपात में है, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में, कल हमने पढ़ा था। यानी b जो है वो a b c का गुणोत्तर माध्य है। उसी प्रकार आप इन दोनों अनुपातों को जब देखेंगे तो यहां आप देखेंगे b, c, d ये सतत अनुपात में है, यानी c, b और d का गुणोत्तर माध्य है। यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से, जब आपके पास क्वेश्चन हो a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d बराबर d बटा e कुछ वैल्यू के बराबर है, उस केस में ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे अनुपात के पद एक गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं, a, b, c, d, e ये सतत अनुपात में है। सतत अनुपात में है तो हम कह सकते हैं कि इनके जो पद होंगे वो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 4, d का मान 8 और e का मान 16। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सार अनुपात से गुणा किया है, यानी इसका सार अनुपात 2 था तो a 2 भाग 1 2 आया मेरे पास, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर यहाँ 3 होता मेरे पास तो मैं वैल्यू लिखता 1, 3, 9, 27, 81। फिलहाल के लिए हम वैल्यू 2 ही लेकर क्वेश्चन कर देते। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से सतत अनुपात में क्वेश्चन होने पर आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, आपसे जो पूछा गया था वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 1, 2, 4, 8, 16। आगे यहां भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए a अनुपात c की क्या वैल्यू है, तो आप बता सकते हैं 1:4। यहां से देखकर मैंने बता दिया।
आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, ए स्क्वायर बटा सी की क्या वैल्यू है। दोस्तों ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कारण क्या है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ a की घात 2 है, यहाँ c की घात 1 है, यहाँ अंश व हर में डिग्री समान नहीं है। आगे मैं लास्ट क्वेश्चन जब आपको बताऊंगा, इक्वेशन जब सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, तो वहां मैं आपको इस चीज को सिखा दूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले अगर बीजगणितीय संबंधों में अनुपात पूछा जाता है तो डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी उसको हम हल कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है हमारा पांचवा टॉपिक, पांचवा टाइप है, उसको भी ध्यान से देखिए, वो भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कि आपके पास दे रखा है a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कल मैंने क्लास में बताया था इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे ये चीज होती है, अंश अंश को जोड़ देते हैं, हर हर को जोड़ देते हैं, ये मैंने कल आपको समझाया था। यहाँ एक्चुअली होता क्या है उस चीज को समझते हैं, इसकी वैल्यू भी उसी के बराबर आएगी जो कि ये बराबर है। आगे अगर मैं इसको k बोलूं, k की वैल्यू मैं यहाँ कह देता हूँ 1/3 है। अब मैं आपसे वेरियस क्वेश्चन पूछता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा कि a प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ। सेकेंड क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है 2a प्लस सी माइनस ई बटे 2b प्लस डी माइनस एफ। फोर्थ क्वेश्चन है कि a प्लस सी प्लस ई बटे b प्लस डी प्लस 2f। फिफ्थ क्वेश्चन है कि a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का क्या मान होगा, आपको ये बताना है। 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पांचों का आप समझिए। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है उस चीज को आप समझिए। यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगता है कि जो चेंज आपने अंश में किया है वही चेंज अगर आपने हर में किया है, जैसे यहाँ आपने a में कोई चेंज नहीं किया, यहाँ a का गुणांक 1 है तो यहाँ भी b का गुणांक 1 है, 1 1 दोनों का गुणांक सेम है। यहाँ c का गुणांक 1 है, यहाँ भी d का गुणांक 1 है, यहाँ e का गुणांक 1 है तो यहाँ भी f का गुणांक 1 है। तो जो चेंज आपने यहाँ किया है वही चेंज आपको यहाँ करना है, इसकी वैल्यू सिंपली 1/3 हो जाएगी। आप जोड़ेंगे a प्लस सी प्लस ई बटे b प्लस डी प्लस एफ, उनको भी जोड़ेंगे तो अंश में आपको a प्लस सी प्लस ई मिल गया और हर में आपको b प्लस डी प्लस एफ मिलेगा, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। जो चेंज आपने अंश में किया है वही अगर आप हर में कर रहे हैं तो आपका उसी चेंज के अनुसार ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपने a का भी स्क्वायर किया है, b का भी स्क्वायर किया है, c का भी स्क्वायर किया है, d का भी स्क्वायर किया है, e का भी स्क्वायर किया है और f का भी स्क्वायर किया है। तो सेम बात है, आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ भी जो वैल्यू मिलेगी ऐड करने के बाद वो स्क्वायर करने के वैल्यू के बराबर ही होगी। तो 1/3 का स्क्वायर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/9 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने क्या किया है, a को दोगुना कर दिया तो मैंने नीचे b को भी दोगुना किया है, c को मैंने 1 ही रखा है गुणांक तो यहाँ भी c और d का गुणांक मैंने सेम रखा है, e को मैंने गुणांक -1 दिया है तो यहाँ भी -1 दिया है। तो आप जब इनको हल करेंगे, इसको आप हल करने पर पाएंगे कि इसकी वैल्यू भी 1/3 होती है। आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो मैंने चेंज किया है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की भी 1 है, c की 1 है, d की 1 है, e की गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ मैंने f का गुणांक 2 कर दिया है। अब अगर मैं इस सवाल को कैलकुलेट करना चाहूंगा उस प्रॉपर्टी की हेल्प से कि भैया अंश अंश जोड़ लेते हैं, हर हर जोड़ लेते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट 1/3 नहीं लिख पाऊंगा, वो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेंज आपको अंश में करना है वही चेंज आपको हर में करना होता है उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, जिसमें कि हम अंश अंश जोड़कर और हर हर जोड़कर बता देते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो इसी वैल्यू के बराबर होगी। यहाँ दो चीजें काम आ रही हैं, एक कल मैंने आपको सिखाया था कि अनुपात के पदों में गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए,
अगर मैं यहाँ 2a और 2b कर दूं तब भी ये वैल्यू 1/3 रहेगी। यहाँ पे c और d को ऐसे छोड़ दूं तब भी वैल्यू 1/3 रहेगी, और -e और -f कर दूं तब भी वैल्यू 1/3 ही रहेगी। आगे वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि अंश अंश जोड़ेंगे, हर हर जोड़ेंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू 1/3 के इक्वल ही होगी। लेकिन इस केस में यहाँ हमने ध्यान दीजिए, यहाँ गुणांक 1 था, यहाँ गुणांक 2 कर दिया, इस वजह से हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है a² बटा b²। इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं a² बटा b। अब इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर अंश की घात 2 है और हर की घात 1 है। मैंने आपको समझाया था कि जो चेंज आप अंश में कर रहे हैं वही आपको हर में करना होगा वो यूज करने के लिए। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसको भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप देखते हैं कि किस प्रकार से अनुपातों को मर्ज किया जाता है, रेशो का मर्ज किस प्रकार से किया जाता है। आगे देखिए। तो दोस्तों आगे आप देखिए रेशो मर्जर के जो बाकी बचे हुए टाइप्स हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। आपको उनमें क्या है कि आपको कई सारे सरल अनुपात दे देगा अलग अलग वैल्यूज के साथ। यहाँ सतत अनुपात नहीं बन रहा है, यहाँ आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है। ए बी में संबंध दे दिया, बी और डी में संबंध दे दिया, सी और ए में संबंध दे दिया, और आपसे फाइनली पूछ लिया कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की क्या वैल्यू होगी। अगला जो टाइप है उसमें हमें देखना है कि आपके पास दो समीकरण दी गई होंगी और आपसे तीनों वेरिएबल में दो समीकरण है, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए तीनों वेरिएबल्स में क्या रेशो है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें आपको x अनुपात y अनुपात z पूछ लिया गया है। एक मैंने उस फॉर्मेट में भी सवाल लिख दिया है जो अभी हम थोड़ी देर पहले टाइप 3 या 4 में पढ़े थे कि आपके पास गुणांक 1 थे दो कॉम्प्लेक्स रेशो में। यहाँ मैंने गौर कीजिए गुणांक 1 नहीं लिया है, यहाँ मैंने a का गुणांक 2 ले लिया है, यहाँ a का 2 ले लिया है, b का 4 ले लिया है। तो यहाँ भी हम इस फॉर्मेट से सवाल को हल कर पाएंगे। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो समीकरण बना लेंगे और हम a अनुपात b अनुपात c कैलकुलेट कर पाएंगे। थर्ड जो आपका लास्ट बचता है टाइप 8, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसमें आपके सामने कई वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे बुक्स में तो आपको एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आपके पास डिफरेंट जो पद हैं उनके योग के अनुपात दे दिया जाता है और आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए पदों का अनुपात क्या होगा। यहाँ गुणनफल का, पदों के गुणनफल का अनुपात आपको दे दिया है और आपसे पूछ लिया गया है बताइए पदों का अनुपात क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे रेशो चैप्टर में जो भाषाई क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मनी प्रॉब्लम, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे बचत और खर्चे वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ से उठ के एज इट इज आ जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भाषा में होते हैं कि आपको a का आधा, बी का 1/3, सी का 40%, कुछ भी हो सकता है, उनका अनुपात दे दिया कि भैया इनके बीच में जो रेशो है वो 1:3:8 है। तो आपसे पूछ लिया बताइए ए, बी और सी का क्या अनुपात है। यहाँ ए, बी, सी तीन व्यक्तियों की अलग अलग संपत्ति हो सकती है, आपके पास ए, बी, सी तीन व्यक्तियों की अलग अलग आय हो सकती है। कुछ भी संबंध यहाँ बनाकर भाषा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो तीनों टाइप हैं हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, लंबा टॉपिक है। आप कल पेशेंस के साथ पहले दोनों वीडियो देख लीजिएगा और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। रेशो आपका खत्म हो जाएगा। जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो लिंक मुझे डालने हैं, जैसे इसका भी एक लिंक मैंने ट्रेन योर ब्रेन सीरीज में डाला हुआ है, उसको आप देखिएगा, वो भी काफी अच्छी वीडियो है। कल तो हम पढ़ेंगे ही, तो ऊपर से जो बिगिनर्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स पढ़ने की, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समराइज करने की कोशिश की है, आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। और जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनका तो रिवीजन हो ही गया है, मैं उम्मीद करता हूं उन्हें कुछ यहाँ भी नया सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर एक बार गुरु दक्षिणा मांगना चाहूंगा, तो हो सके तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके आप बताइए, आगे प्रमोट कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। लॉकडाउन में मैं आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करूं और आपके सामने लेकर आऊं। थैंक यू, कल मिलते हैं। सेम नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर सेम ही है। आप किसी को भी डाउट हो उस पर कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर ये आपने कैसे किया था, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। आप पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। थैंक यू, इसी के साथ कल मिलते हैं, बाय।